नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे डीएलएड का पेपर। दोस्तों ये 25 मई को डीएलएड का एग्जाम हुआ था और 200 नंबर का दोस्तों ये पेपर था। इसमें दोस्तों आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चन जो आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये दोस्तों हमारे द्वारा बनाई गई आंसर की है। ऑफिशियल आंसर की थोड़ा चेंज हो सकती है, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया गया है कि 100% आपको करेक्ट आंसर बताए जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देख सकते हैं आप ये पेपर है, इसमें 150 से लेकर 200 तक के जो क्वेश्चन है, मतलब कि 151 से लेकर 200 तक के जो क्वेश्चन है दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड के पूछे गए हैं। आज हम दोस्तों आपको इसका आंसर प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन पेपर भी दोस्तों मुझे कहीं से मिला है ये, और ये पूरी अच्छी फॉर्म में नहीं है क्योंकि मेरे पास तो इसका पेपर आया नहीं कहीं से। तो अभी मुझे पेपर मिला है तो थोड़ा ऐसी टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा, लेकिन फिर भी एडजस्ट कर लेना, दिखने लायक तो है ही। देखिए सबसे पहले देखिए, नए नए अध्यापक की नाकामी के पीछे महत्वपूर्ण कारण क्या है। द मेन रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ न्यू अपॉइंटेड टीचर इज, ठीक है, क्या होना चाहिए। देखिए अगर आपके सामने 4 ऑप्शन देखें तो चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट होता है दोस्तों हमें वही चुनना होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कमी क्या है, देखिए ये है कि लैक ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि अंतर व्यक्तिक संबंध की कमी। हम छात्रों से क्या कर पाते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन नहीं बना पाते, जिसके कारण से हमारे नाकामी हो जाती है, ठीक है। बोलने की योग्यता में कमी कोई बात नहीं, आप टीचिंग करते रहो, आपके उसमें धीरे धीरे करके वो स्किल आपकी बढ़ जाएगी। विषय में अगर ज्ञान की कमी कोई बात नहीं, पढ़ाते रहो तो आपका बाद में वो सही भी हो जाएगा। अगर आप लड़कों के संग कठोर व्यवहार भी करते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली कहाँ पर कठोर व्यवहार करते हैं, मान लेते हैं आप टीचिंग में, अगर आप मैथ्स के टीचर है, साइंस के टीचर है, तो यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, ठीक है, तो वो भी चल जाता है। लेकिन अगर आपके पास इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते अच्छे से, तो वो आपकी नाकामी कहीं ना कहीं बन जाती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इसका कारण है, हालांकि सभी के सभी इसको जस्टिफाई करते हैं। इसके अलावा देखिए अध्यापक है, अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखिए टीचर शुड, अध्यापन आरंभ से करने से पूर्व पाठ का परिचय कराना चाहिए, अपनी भाषा में दक्ष होना चाहिए, अपने विषय में निपुण होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो देखिए सभी चीज़ें हैं, आप कोई भी जब आप लेसन जब पढ़ाते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, अपने लेसन का इंट्रोडक्शन देना चाहिए, स्मॉल इंट्रोडक्शन देना चाहिए। अगर आप अपनी भाषा में दक्ष हैं तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड, और इसके अलावा अगर आप अपने विषय में निपुण हैं तो ये तो और भी 4 चांद की बात है। तो इसका मतलब यानी कि डी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, वह अध्यापक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल ना हो उसे क्या चाहिए। देखिए अगर कोई टीचर है वो अगर अपने स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने में असफल रहता है तो उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। वह अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाए, वो अपने पद से त्यागपत्र दे दे, वो अपने शिष्यों की गलती ढूंढे, वह डिक्टेशन देना आरंभ करे। अब देखिए सीधी बात है, ये सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, ठीक है, नेगेटिव है। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है। जब भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड करते हैं तो हमें ज़्यादातर पॉजिटिव बातों की ओर को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। मोस्टली आपको पॉजिटिव चीज़ें ही देखनी होती है, यानी कि वो क्या करेगा, इंप्रूव हिज टीचिंग मैथड बाय एनालाइजिंग इट। आप अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करें और उसमें सुधार लाएं। तो सिंपल से इसमें क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इतने टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यदि कुछ छात्र परिसर में आपके संग दुर्व्यवहार करते हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है। फिर देखिए उसमें जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसको देखना है, प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव है, उनके अभिभावक को सूचित करना चाहिए, या और भी नेगेटिव है, ठीक है। इसके अलावा इन छात्रों के विरुद्ध अन्य अध्यापकों की सहायता से अभियान चलाना चाहिए, और भी नेगेटिव है। आप क्या करें, अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए, यानी कि इंप्रूव देयर बिहेवियर थ्रू योर ओन कैरेक्टर एंड विजडम, ठीक है। यही एक शिक्षक की खूबी होती है। अगर आपसे कोई छात्र दुर्व्यवहार कर रहा है तो आप ऐसा नहीं कि भाई प्रधानाचार्य से शिकायत करने चले गए, उनके माँ बाप से शिकायत करने चले गए, अन्य टीचर से शिकायत करने चले गए, तो आप अपनी नॉलेज और अपने चरित्र, अपने ज्ञान के माध्यम से उनमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यही एक टीचर की बेस्ट क्वालिटी होती है, ठीक है। आप शिकायती नहीं हो सकते ज़्यादातर, ठीक। इसके बाद देखिए यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्रधानाचार्य के कार्यालय की ओर को दौड़ेंगे, सहायता के लिए करेंगे, या फिर बच्चे के माता पिता को सूचित करेंगे, उनकी प्रतीक्षा करेंगे, और या फिर आप उनको डायरेक्टली प्राथमिक चिकित्सा देंगे। ये तो जनरली भी होता है, अगर आपके सामने कोई मरीज है या फिर अगर किसी को चोट लगी, कुछ लगी, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको प्राथमिक चिकित्सा देंगे ना। या फिर आप कॉल करके एम्बुलेंस का इंतजार नहीं करते रहेंगे, आपके पास जो जो चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, कुछ भी हैं, वो उसको, या कहते हैं ना फर्स्ट मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको दोस्तों क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। सो गिव हिम अ फर्स्ट एड एंड कॉन्टेक्ट नियर बाई डॉक्टर। सो ये दोस्तों इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यदि छात्र पाठ में रुचि लेते हैं, अध्यापक, अब ये दोस्तों थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है,
उनके संग मित्रता का व्यवहार करें, वह जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह दे, वीडियो कार्यक्रम के द्वारा पढ़ाएं उन्हें, या बताएं कि सीखने के लिए आवश्यक है। अब दोस्तों ये जो 4 ऑप्शन है कहीं ना कहीं इसको जस्टिफाई करते हैं। अगर आप उनके संग फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट लेते हैं, इसके अलावा जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो देंगे तो ऑफकोर्स लेंगे, ठीक है। लेकिन चारों में से दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें जो बेस्ट होता है और जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह देंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। कभी कभार ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर भी सही नहीं रहता है, ठीक है। इसके अलावा वीडियो कार्यक्रम के द्वारा पढ़ाएंगे, ठीक है। वीडियो कार्यक्रम जब चलाएंगे शुरुआत में तो इंटरेस्टिंग रहेगा, बाद में फिर वो बोरिंग हो जाएगी अगर उसमें उनको अप्रोप्रिएट नॉलेज ना लगे, ठीक है। और उनको यह बताए कि सीखने के लिए आवश्यक है, इससे तो कभी भी बच्चे कभी सीखने वाले हैं नहीं, ठीक है। क्योंकि वो बच्चे हैं, अगर कोई बड़े छात्र हो तो उनको बताएं कि हाँ भाई, उनके अंदर समझ होती है कि भाई आप उनको बताएं कि हाँ भाई बेटा ये इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, तो बच्चा समझेगा भी। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो जो चाहते हैं अगर उनको वो मिलेगा तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, तो ये बी वाला ज़्यादा जस्टिफाई करता है। हालांकि अब देखते हैं कि भाई आंसर की में क्या आता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे जब एक अध्यापक को विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर ना आए तो उसे क्या करना चाहिए। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप क्या करेंगे, आप उसे आप उसके क्या करेंगे, क्लास में डांटेंगे, अरे कैसे पूछ लिया क्वेश्चन। आप क्या करेंगे, स्पष्ट उत्तर देंगे, नहीं। आप क्या करेंगे भाई, बोलेंगे भाई फिलहाल मुझे अभी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या आप उसे बोलेंगे कि कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको बाद में क्वेश्चन सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप क्या करेंगे, विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि बाद में आप उसका उत्तर दे देंगे, यानी कि पॉजिटिव चीजों को देखना है, ठीक है। अब ये भी नहीं बोलेंगे कि भैया जाओ और क्या कहते हैं लाइब्रेरी में जाओ और खुद अपने क्वेश्चंस को ढूंढ लो, तो अपने आंसर को ढूंढ लो। तो इस तरह का दोस्तों आपका एटीट्यूड होना चाहिए। अब देखिए प्रभावशाली शिक्षण का अर्थ क्या है, इफेक्टिव टीचिंग मीन्स क्या है, विद्यार्थी को दिए जाने वाला प्रेम, सहयोग, लगाव एवं प्रोत्साहन, ठीक है, यानी कि लव, कॉर्पोरेशन, अटैचमेंट एंड मोटिवेशन गिवन टू स्टूडेंट, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा नैतिक अपराधों के तदुपरांत छात्रों को दिया जाने वाला दंड, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप पनिशमेंट ना दें, ठीक है, मतलब पनिशमेंट भी एक पॉजिटिव वे में दी जाती है, इसमें आपका नेगेटिव है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, व्यक्तिगत शिक्षा एवं कक्षा में खुली शिक्षा, ठीक है, इंडिविजुअल एजुकेशन एंड ओपन क्लास डिस्कशन, यानी कि दोस्तों ए और सी वाला ऑप्शन दोस्तों इसको बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है, दिस इज यूजफुल फॉर कंपैरेटिव स्टडी इन टीचिंग। आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो उसके लिए क्या उपयोग है। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो आप इसके लिए रेखा चित्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि बार डायग्राम होते हैं उनका भी यूज होता है, तालिकाएं भी होती है, ग्राफ्स का भी दोस्तों यूज होता है। लेकिन जो बेस्ट है दोस्तों इसमें क्या होना चाहिए, टेबल्स का यूज होना चाहिए। हालांकि अभी इसके आंसर में देखेंगे कि भाई जो आयोग है वो क्या देता है इसका आंसर, ठीक है। जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है वो कौन सी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर भी देखिए इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर आप छात्र सक्रिय रूप से कौन सा भाग लेगा, देखिए कहानी विधि में तो आदमी को कहानी सुनाएंगे तो सो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा रोल प्ले मेथड, वो भी दोस्तों एक ही तरह का संवाद है, बस उसको देखना है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा क्या हो सकता है, देखिए छात्र सक्रिय रूप से भाग कौन से ले सकता है, देखो या तो एक प्रश्नोत्तर विधि है या फिर कन्वर्सेशन मेथड है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें यह होना चाहिए कि जो प्रश्नोत्तर विधि है उसमें छात्र ज्यादा सक्रिय रूप से भाग लेगा, आपसे प्रश्न पूछेंगे और वो आंसर देने की कोशिश करेगा, तो ये ज्यादा मेथड हो सकती है क्योंकि आप उनसे प्रश्न निकालने की कोशिश करेंगे। हालांकि दोस्तों इसका कन्वर्सेशन मेथड भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं इसके बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हूं, हो सकता है कि दोस्तों इसका डी भी हो जाए या सी भी हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी देखते हैं कि इसका आंसर क्या रहेगा। मेरे हिसाब से इसका प्रश्नोत्तर विधि होना चाहिए, अब देखते हैं इसका क्या आंसर निकलेगा, ठीक है। कन्वर्सेशन में हो सकता है कि अप्लाई करें लेकिन कह नहीं सकते, ठीक है। फिर भी देखते हैं, दोनों को बराबर वेटेज है, ठीक है। इस बार दूरदर्शन शिक्षण का क्या गुण है, द फीचर ऑफ टीचिंग थ्रू टेलीविजन इज, देखिए बिल्कुल कार्यक्रम से छात्रों शिक्षक दोनों के दृष्टिकोण में विशालता आती है, छात्र नवीनतम विचारों दृश्यों से परिचित होते हैं, दूरदर्शन कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा में एकता लाते हैं, बिल्कुल सही। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तो कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है, बेस्ट टीचिंग सिस्टम इज दैट वेयर प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से अपनी शंका का समाधान करवाए, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो इसमें भी दोस्तों आपका देखिए देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन एंड डी वाला ऑप्शन देखा जाए तो ये दोनों के दोनों आपके बिल्कुल सही बैठते हैं, ठीक है। मतलब कि द बेस्ट टीचिंग सिस्टम, यानी कि जिसमें आपका बिल्कुल कहा जाए तो कौन सा इसमें बेस्ट हो सकता है, देखा जाए तो सी और डी दोनों को बहुत बढ़िया वेटेज है इसमें। बट मेरे हिसाब से दोस्तों इसका राइट आंसर सी होना चाहिए कि जिसमें छात्र अध्यापक से अपनी शंका का समाधान करवाए, ठीक है। टीचिंग सिस्टम में वही है दोस्तों, जितने भी आपके जो छात्रों के डाउट्स हैं वो टीचर्स को क्लियर करने चाहिए। अगर वो क्लियर दोस्तों क्या हो सकते हैं, प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी हो सकते हैं, कन्वर्सेशन के माध्यम से भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इसका डी भी हो, लेकिन दोस्तों इसमें अभी फिलहाल मैं
जाऊंगा नहीं, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि इसका सी होना चाहिए, हो सकता है कि इसका डी हो। आपको क्या लगता है आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिए अब ये शिक्षण अभिरुचि है, इसमें आप बिल्कुल 100% नहीं कह सकते कि बिल्कुल सही है। देखिए होता क्या है कि जिसका वेटेज ज़्यादा होता है उसके ज़्यादा होने के चांस लगते हैं। आप देखते हैं कि भैया जो इसमें जो इसके आंसर की आएगी तो उसमें आयोग को क्या लगता है कि भाई इसका क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं शिक्षण विषय में शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है। देखिए समुदाय की संपन्नता, शिक्षण की कुशलता, ठीक है, शिक्षक की शैक्षिक योग्यता एंड प्राचार्य का सुख। अब भाई शिक्षण व्यवसाय में अगर आप अच्छा होना चाहते हैं तो भाई आपकी शैक्षिक योग्यता से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कॉर्पोरेशन ऑफ प्रिंसिपल से कुछ मतलब नहीं है, प्रॉस्पेरिटी ऑफ कम्युनिटी कुछ मतलब नहीं होता। शिक्षक की कुशलता कैसी है, प्रोफिशिएंसी ऑफ टीचर कैसी है, वो ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला कि कक्षा कार्य में विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में कौन से 2 गुण होने चाहिए। प्रेस्टीज एंड अथॉरिटी, प्रतिष्ठा और अधिकार, वरिष्ठता और अनुभव, योग्यता और अध्यापन डिग्री या विशेषज्ञता और एक्सपीरियंस। तो भाई सीधी बात है, भाई सीनियर है तो क्या फर्क पड़ता है, एक्सपीरियंस भी है तो भी क्या फर्क पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं और आपको कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस दोनों टाइम पर है वो तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एक्सपर्टीज कैसी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एलिजिबल हैं, आपके पास बहुत सारी डिग्री हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके प्रेस्टीज कैसी है, आपके पास अथॉरिटी कैसी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगला देखेंगे सभी छात्र बुद्धिमान है, सत्य है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अभी थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। देखिए ये देखो, ये है इंटेलिजेंस, ठीक है। अब सभी छात्र यानी कि हम बात करेंगे, ये छात्र हमारे क्या हो गए, विद्यार्थी हो गए। तो चलो मैं इनको ऐसे वी से दिखा देता हूँ, ठीक है, ठीक। अब देखो जो हमारे सभी विद्यार्थी हैं ये इंटेलिजेंट है, ठीक है। इसका मतलब ऐसा है कि भाई विद्यार्थियों के अलावा अन्य लोग भी क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है, तो कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है तो ये वाला क्या है, कथन सही नहीं है। देखिए कोई छात्र नहीं, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, सभी छात्र बुद्धिमान के अंतर्गत आ रहे हैं, इस गोले के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। कुछ छात्र बुद्धिमान है, बिल्कुल देखिए कुछ छात्र हैं यहाँ पर, देखिए कुछ छात्र बुद्धिमान है, तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं इसको जस्टिफाई करता है, ठीक है। अब कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं है, तो यहाँ पर साफ साफ है कि कुछ छात्र बुद्धिमान है, सभी छात्र बुद्धिमान है भैया, तो ये इसके अंतर्गत आता है। यानी कि कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब ये भी दोस्तों क्या है, आपका गलत है, ठीक है। तो देखा जाए तो पहला और तीसरा ये दोस्तों दोनों गलत हैं, तो यहां से देखा जाए तो बी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट बैठता है, ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न से कौन सी बात सही नहीं है, बात सही है मतलब, ठीक है। तो सीधी बात है भाई, शिक्षक छात्र संबंध में क्या होना चाहिए, फुल ऑफ हार्मनी एंड रिस्पेक्ट, यानी कि सद्भावपूर्ण और सम्मानपूर्ण व्यवहार, ठीक है। तो ये बहुत सही है इसका, ठीक है। एक लाइव क्लास में क्या हो सकता है, लाइव क्लासरूम क्या होता है भाई, सीधी बात है कि शिक्षक और छात्र में वार्तालाप अगर निरंतर होता रहे तो वो उसको लाइव क्लास बोलते हैं, ठीक है। ये नहीं कि भैया वहाँ हंसी छूट रही है, कंप्लीट शांति है वहाँ पर, छात्रों में जोर जोर से विवाद हो, दिस इज नॉट राइट। पॉजिटिव चीज़ें उनको देखना है बस, और कुछ नहीं होता, ठीक है। इसके बाद देखिए यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव, अपना पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए क्या करेंगे आप दोस्तों, अगर कोई अध्यापक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए, तो आप उसे क्या करेंगे, नम्रता तथा दृढ़ता से उसको ऐसा करने के लिए मना करेंगे, ठीक है। मतलब कि स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग दिस पोलाइटली एंड फर्मली, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक। बाकी सब चीजें दोस्तों इसमें नेगेटिव है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे एक छात्र यह जानना चाहता है कि क्या एक विशिष्ट रोजगार में अच्छा प्रदर्शन करेगा, इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए निम्न में से कौन सा अभिकरण उपयोग किया जाता है। अब देखिए ये क्या है, मतलब कि अगर वो जानना चाहता है कि विशिष्ट रोजगार में, किसी विशिष्ट रोजगार में कैसा करेगा, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, आप उसका अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड टेस्ट दोस्तों आपके लेंगे, ठीक है, कि विशिष्ट रोजगार में वो क्या कैसा करेगा। तो इसके लिए दोस्तों आप उसका क्या करेंगे, एटीट्यूड टेस्ट लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे एक स्कूल शिक्षक श्री पटेल अपने छात्रों की सहायता के लिए एक पाठ्यक्रम प्रतिमान विकसित किया, ठीक है, यानी कि एक करिकुलम दोस्तों इन्होंने मॉडल इन्होंने डेवलप किया। आने वाले वर्षों में प्रतिमान इतना लोकप्रिय हो गया कि धीरे धीरे जनपद, राज्यों और देश के सभी स्कूलों में इस प्रतिमान को लागू कर दिया, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या कहलाएगा, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे, सिस्टम एनालिसिस मॉडल, यानी कि प्रणाली विश्लेषण प्रतिमान दोस्तों इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे निम्न में से क्या समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है। समावेशी का मतलब सबका समावेशन, शिक्षा में सबका समावेशन करना है, इंक्लूजन, ठीक है। तो इसमें क्या है, विविधता के प्रति सम्मान बिल्कुल सभी का है, तो ठीक है। शून्य अस्वीकृति मतलब कि किसी को भी रिजेक्ट नहीं करना है, बिल्कुल सही है। सहयोग बिल्कुल सही है, और स्पेशल क्लास एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल गलत है। विशेष वर्ग का स्थापन नहीं करना है, तो डी वाला इसमें सही है मतलब, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला देखेंगे पाठ्यक्रम विकास के जमीनी प्रतिमान में निर्णय कौन लेता है।
हु टेक डिसीजन इन द ग्रॉस रूट मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। अब देखिए ये भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर पाठ्यक्रम का विकास करना हो तो उसमें अगर जमीनी लेवल पे बात करें तो अध्यापक को ही दोस्तों इसमें निर्णय लेना चाहिए। हालांकि इसका जिले के स्कूल निरीक्षक भी कई लोग आंसर देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इसका डी ही आंसर होना चाहिए। ठीक है, बाकी देखेंगे कि क्या आता है। इसके बाद देखेंगे, एक शिक्षक विद्यार्थियों के संग परिचर्चा आयोजित करता है, उन्हें शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त विषय का चयन करने में समर्थ बनाता है। इस प्रकार के निर्देशन को क्या बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार के देखिए विद्यार्थियों के संग वो परिचय करके और उन्हें शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त विषय का चयन करता है। तो एक्चुअली दोस्तों क्या है ये, ना देखो ना उनको किसी व्यवसाय के लिए कर रहा है, ठीक है, ना ही पर्सनल गाइडेंस कर रहा है, ना ही उनको मनोवैज्ञानिक मतलब कि उनको कोई मतलब जैसे एक छात्र चिड़चिड़ा है तो उसको मतलब वैसे गाइड करना, ठीक है, तो वो साइकोलॉजिकल गाइडेंस में आता है। वोकेशनल में मतलब आप उसको किसी व्यवसाय के लिए बारे में बता रहे हैं। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस एक अलग चीज होती है, इसमें आप दोस्तों उसको क्या दे रहे हैं, एक तरह का एजुकेशनल गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आना चाहिए आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला देखेंगे प्रक्षेपित माध्यम वर्ग के अंतर्गत जो टीचिंग एड है, यानी कि टीचिंग एड दैट कम्स इन अ कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट मीडियम। अब इसमें दोस्तों क्या आता है, ऑफ कोर्स जो आप प्रोजेक्टेड करते हैं, देखिए चित्र नहीं है, फोटोग्राफ्स नहीं है, श्यामपट नहीं है, फिल्म्स। ठीक है, ये प्रोजेक्टेड में आता है। जो प्रोजेक्टर चलाते हैं ना, फिर आगे से दोस्तों क्या आती है, फिल्म आती है। ठीक है, तो ये आता है। ठीक, तो देखा जाए तो यही होना चाहिए, बाकी तो इसमें और कुछ नहीं है। जैसे फोटोग्राफ्स हैं और श्यामपट है, तो श्यामपट तो कहीं भी नहीं हो सकता, चित्र भी नहीं हो सकता। वैसे देखा जाए तो फोटोग्राफ्स को भी आप ऐसे प्रोजेक्टर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि वो जो फिल्म्स हैं, फिल्म को सामने पर्दे पर प्रोजेक्ट किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, विद्यालय पर प्रोजेक्टर, तो हम यही मान सकते हैं। फिलहाल चित्र को भी किया जा सकता है, तो फिलहाल इसमें भी दोस्तों थोड़ा सा डाउट है, लेकिन फिर भी इसका फिल्म ही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे दृश्य सहायक सामग्री, ये तो सिंपल है, एग्जांपल ऑफ विजुअल टीचिंग, तो जो आपको दिखाई देती है रेडियो, ग्रामोफोन, ये आपके दोस्तों क्या है, ऑडियो है। ठीक है, मतलब श्रव्य सहायक सामग्री है। तो फ्लेनल बोल्ट, ठीक है, ये आपका क्या होता है, आपकी दृश्य सहायक सामग्री होती है। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे अच्छी परीक्षण विधियों की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ऑफकोर्स वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए और व्यवहारिकता होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि वो वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए और यूजेबल होनी चाहिए, यूजेबिलिटी उसमें होनी चाहिए। तो सभी सही है, सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद देखिए शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, शिक्षण के 3 महत्वपूर्ण ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे शिक्षण का नियोजन करने के लिए शिक्षक को कौन सी क्रियाएं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए शिक्षण का अगर आप नियोजन करना चाहिए तो प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय टीचर टू डू प्लानिंग एट टीचिंग। आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपको जॉब एनालिसिस करनी पड़ेगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि शिक्षण उद्देश्यों की पहचान करनी पड़ेगी, अधिगम उद्देश्यों को भी आना चाहिए आपको। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसका डी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कहानी कथन प्रविधि के संबंध में निम्न में से कौन सा बिंदु सही नहीं है। कहानी की भाषा, शैली और विषय वस्तु सरल, रोचक और प्रभावमय होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए कहानी कहने का ढंग स्पष्ट व आकर्षक होना चाहिए। कहानी को पढ़कर सुनाना उपयुक्त नहीं है, ये भी दोस्तों सही है। और इसके बाद देखेंगे कहानी लंबी होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। देखिए कहानी लंबी हो, कहानी छोटी भी हो सकती है। ठीक, तो कहानी लंबी होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे प्रश्न पूछते समय किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या देखना है, प्रश्नों का जो वितरण है कक्षा के सभी छात्रों के लिए समान होना चाहिए। यस, दे शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन फॉर ऑल स्टूडेंट। जितने भी जो प्रश्नों का जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो बच्चों के समान होने चाहिए। इसके बाद देखिए प्रश्नों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यस, क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट ना करें। और प्रश्न पूछने के ढंग में दोस्तों क्या होनी चाहिए, वर्सेटैलिटी होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर आपको ऐसे दिखेंगे। इसके बाद देखिए कौन सी शिक्षण प्रविधि नहीं है, विच इज नॉट अ टीचिंग टेक्निक। देखिए क्वेश्चन टेक्निक होती है, स्टोरी टेलिंग भी होती है, उदाहरण भी होती है, लेकिन मूल्यांकन प्रविधि कुछ नहीं होती है। ठीक है, इवैल्यूएशन टेक्निक कुछ नहीं होती है। ठीक है, ये शिक्षण प्रविधि में नहीं आता है। ठीक है, ये तो मूल्यांकन में आ जाएगा। ठीक है, मापन एवं मूल्यांकन में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य क्या है। देखिए शिक्षण का जो सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य है वैसे देखा जाए तो छात्रों के व्यवहारों में वांछनीय परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन और है कि छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। तो बी दोस्तों इसका होना चाहिए। वैसे तो ए भी सही है और बी भी सही है। ठीक है, लेकिन बी को ज्यादा वेटेज मिलता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि
क्या मतलब आपको चाहिए, मतलब कि आपके सामने जो क्वेश्चन के जब ऑप्शन आते हैं तो उसमें किसको ज़्यादा वेटेज देना है ये आप पर डिसाइड करता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसको थोड़ा सा आत्मसात करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे निम्न में से धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता क्या नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर भी देखा जाए तो सीमित शब्दावली बिल्कुल सही है, ये तो धीमी गति से ध्यान की छोटी सी अवधि और ध्यान नहीं लगा पाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए तो एक आता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और एक आता है रुचियों की सीमित सीमा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों दोनों में देखिए रुचियां भी हो सकती हैं, रुचियां भी उसकी असीमित हो सकती हैं, ऐसा नहीं कह सकती कि कोई बंदा धीमी गति से सीख रहा है। तो वैसे मेरे हिसाब से जो वेटेज हो जाएगा दोस्तों वो इसी को जाएगा, अमूर्त सूच को ही जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगा तो अमूर्त का मतलब समझते हैं ना कि जो मतलब आप मन में जो सीखते हैं, मतलब जो थिंकिंग होती है, जैसे कि मैथमेटिक्स जिनकी अच्छी होती है, लॉजिकल थिंकिंग जिनकी अच्छी होती है, तो उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो वो जो थिंकिंग है वो मुझे लगता है कि वो धीमी गति से सीखने वाले छात्रों की विशेषता नहीं होती। वो उतना एब्स्ट्रैक्टली उतना मन में सोच नहीं पाते, किसी क्वेश्चन को मन में ही सॉल्व कर दे इतनी उनमें मतलब एबिलिटी नहीं होती। वो धीमी गति से सीखते हैं, सामने सामने देखते हैं तभी जाके सोच, यानी कि उनकी मूर्त सोच ज़्यादा विशेषता होती है। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्षेत्र अध्ययन में किन परिस्थितियों से संबंध है। फील्ड स्टडी दोस्तों किससे संबंधित है, ये आपकी रियल लाइफ सिचुएशन से दोस्तों संबंधित है, वास्तविक जीवन की स्थितियों से, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के में सर्वाधिक उचित है। तो देखिए अगर आप प्रभावी शिक्षण के लिए क्या वो है, ठीक है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, शिक्षकों की निष्कपटता, ठीक है, और शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, ठीक है, और इसमें देखिए शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, देखिए अगर हम बात करें इसके कॉन्टेक्स्ट में तो सी वाला और डी वाला दोस्तों दोनों करेक्ट बैठते हैं, ठीक है, कि कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो दोस्तों डी वाला होना चाहिए। जो शिक्षक है उसके शिक्षण में अभिरुचि कैसी, एप्टीट्यूड कैसा है, तो वो दोस्तों प्रभावी शिक्षण में सर्वाधिक उचित है। हालांकि इसका सी भी हो सकता है, लेकिन फिर भी दोस्तों ज़्यादा जो वेटेज जाएगा वो आपका शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि है वो दोस्तों ज़्यादा इसमें डिपेंड करती है। हालांकि दोस्तों इसका सी भी हो सकता है, अब इसके ऑप्शन जब इसका आंसर की आएगी तब जाके इसका देखा जाएगा। अब मेरे हिसाब से दोस्तों इसका डी ही होना चाहिए। अभी दोस्तों फिलहाल देखते हैं कि आंसर की में क्या आता है। एक शिक्षक का मूल कर्तव्य क्या है। देखिए मूल कर्तव्य दोस्तों उसका क्या होना चाहिए, छात्रों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाना, छात्रों के भौतिक स्तर में सुधार करना, छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना। तो दोस्तों यही है कि छात्रों को आपने क्या करना है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट करना है, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है, तो उसी पर आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब इंटरेक्टिव और स्टूडेंट सेंट्रिक की बात करेंगे तो दोस्तों जैसे कि सेमिनार है, वर्कशॉप है, व्याख्यान है, समूह चर्चा। अब दोस्तों बात करें तो इसमें दो को वेटेज जाता है, जैसे कि वर्कशॉप एंड ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वर्ड आ गया कि मोर इंटरेक्टिव, ठीक है। अगर देखा जाए तो स्टूडेंट सेंट्रिक की बात करेंगे तो कार्यशाला मेरे को ज़्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक लगता है और वो होता भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें खुद करते हैं वो कार्य तो ज़्यादा छात्र केंद्रित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो मोर इंटरेक्टिव की अगर दोस्तों बात करें तो वैसे देखा जाए तो दोस्तों इसका कार्यशाला ही होना चाहिए, ठीक है। इसमें डी वाला भी हो सकता है, अभी देखेंगे कि इसको ज़्यादा वेटेज किसको जाता है, तो ज़्यादा वेटेज दोस्तों इसमें कार्यशाला को ही जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, ठीक है। हाँ, छात्रों का और शिक्षकों का इंटरेक्शन देखा जाए तो अगर शिक्षक छात्र के इंटरेक्शन की बात करी जाएगी तो वो समूह चर्चा में ज़्यादा होती है, लेकिन छात्रों का अगर आपस में इंटरेक्शन की बात करी जाएगी तो कार्यशाला में हो सकती है। इसके अलावा शिक्षकों से भी इंटरेक्शन होता है, तो देखा जाए तो कार्यशाला को ही ज़्यादा वेटेज जाता है। अभी देखेंगे इसका आंसर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे किसी छात्र में अभिभावक कभी भी अपने मिलने के लिए विद्यार्थी नहीं आते, आपसे मिलने के लिए नहीं आते हैं, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, छात्र पर ध्यान नहीं देंगे, अभिभावक को पत्र लिखेंगे, यदि संभव हो तो अभिभावक से मिलने स्वयं जाएंगे। सी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगला, एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न इसलिए ज़्यादातर पूछता है ताकि वो छात्रों का ध्यान आकर्षित करे, ठीक है। सी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका ज़्यादा करेक्ट है। हालांकि इसका कई लोग डी भी देंगे, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि वेटेज दोस्तों ज़्यादा सी को जाता है। आप कक्षा में प्रश्न इसलिए पूछते हैं ज़्यादातर
सिखाना तो उद्देश्य होता ही, लेकिन मेन जो मोटिव होता है कि आप छात्रों का ध्यान आकर्षित अपनी ओर कर सकें, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे ध्यान से हट जाते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सी वाले को ज़्यादा वेटेज जाता है, हालांकि इसका डी भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से सी को ज़्यादा वेटेज जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यदि छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। आप क्या करेंगे, ऑफ कोर्स क्या उनको छोड़ देंगे कक्षा में, क्या उनको अनदेखा करेंगे, उन पे ध्यान देने के लिए कहेंगे, या फिर आप अपनी टीचिंग मेथड को रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो वही सही है कि अपनी टीचिंग मेथड को रिव्यू करो, हो सकता है कि आपके शिक्षण में कुछ कमी हो। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रायः वे शिक्षक जो छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं, जो कौन होते हैं, जो कि ऑफकोर्स उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता करें। ठीक है, अब उनको अच्छा ग्रेड दें या उनके साथ अतरंगता को विकसित करें, डेवलप इंटीमेसी विद देम ना, उनकी समस्याओं को अगर आप समाधान करते हैं तो वो ज़्यादा है। ठीक है, अतिरिक्त शिक्षण शुल्क के लिए कक्षा लें, मतलब कि एक्स्ट्रा क्लास लें, ट्यूशन फीस लें, ठीक है, तो वो नहीं। ठीक, किसी बच्चे के लिए समाजीकरण का प्रथम स्रोत है, बच्चे का जो समाजीकरण होता है दोस्तों वो सबसे पहले अपने परिवार में होता है, तो ए वाला ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे छात्रों की नैतिकता के विकास हेतु आप क्या समझते हैं। अगर आप उनके नैतिकता का विकास दोस्तों उसमें करना चाहते हैं तो आप, मेरे हिसाब से दोस्तों उसमें क्या है कि आप उनका जो परिवार का वातावरण है, देखिए यहाँ पर दो चीज़ें फिर से, परिवार का वातावरण यानी कि उनका जो फैमिली एनवायरनमेंट है, और या फिर जो उनका डी वाला है कि अच्छे बुरे के अंतर को प्रत्येक अवसर पर उन्हें बताना, तो ये दोनों दोस्तों इसके हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वेटेज मुझे लगता है दोस्तों कि नैतिकता के विकास के लिए दोस्तों उसमें क्या है कि परिवार का वातावरण है वो ज़्यादा दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी दोस्तों इसमें फिर भी अभी मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूँ, मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें डी भी हो सकता है, तो अभी मैं तो इसको मैं बराबर ही वेटेज दूंगा, डी भी दोस्तों इसका हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी मैं इसका अपने हिसाब से मैं इसका आंसर बी दूंगा। ठीक है, इसके बाद अगला देंगे प्राथमिक स्तर पर शिक्षण यथासंभव मातृभाषा में होनी चाहिए, क्यों। यह बच्चों को आत्मविश्वास विकसित करता है, यह अधिगम को सरल बनाता है। ठीक है, यह बौद्धिक विकास में सहायक है, इस शिक्षार्थी को प्राकृतिक वातावरण में सीखने के लिए सहायक है। तो भाई मातृभाषा में इसलिए होने चाहिए क्योंकि दोस्तों ये सिंपल है कि यह शिक्षार्थी को प्राकृतिक वातावरण में सीखने के लिए सहायक है। देखिए ये भी सही है कि यह अधिगम को सरल बनाता है, मेक लर्निंग इजी, लेकिन फिर भी शिक्षक को क्या मिलता है, एक चिल्ड्रन है उसको दोस्तों एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है, तो उसके लिए उसको मातृभाषा में ही सिखाना चाहिए छोटी एज में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से निर्भर है, ऑफ कोर्स दोस्तों इसमें क्या है, आधारभूत सुविधाएं, वित्तीय प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कहीं ना कहीं सभी दोस्तों जस्टिफाइड है, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता, द क्वालिटी ऑफ टीचर्स एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ टीचर्स एजुकेशन अच्छी होगी तो स्कूली शिक्षा अपने आप ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। कहीं ना कहीं दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है और फाइनेंशियल प्रोविजन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर ऊपर तक चले जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होता है, एक अलग बात हो जाती है, लेकिन देखा जाए तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट, लेकिन वेटेज ज़्यादा टीचर्स की एजुकेशन को दाता है, उसकी क्वालिटी ऑफ टीचर्स एजुकेशन कैसी है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। ठीक है, अगला देखेंगे शिक्षक की सीखने की क्षमता को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो अगर दोस्तों आपने शिक्षण की क्षमता को जानना है तो जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्टीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग, यानी कि शिक्षण अभिरुचि पढ़ रहे हैं ना, तो अभिरुचि क्षमता यानी कि अभी क्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, किसी विशेष विषय में अगर आपकी क्या कहते हैं कोई क्षमता है या विशेष प्रदर्शन करते हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है। ठीक है, एटीट्यूड का मतलब हो गया कि आपका उसकी तरफ को कैसा एटीट्यूड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, तो एटीट्यूड अभिवृत्ति, ठीक, वो अलग चीज़ है, और अभिक्षमता यानी कि आपका अभिरुचि, या आप इसको अभिक्षमता बोलेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट बोलेंगे, तो वहाँ पर आपका क्या है, वो आपका जो परीक्षण है वो आपके शिक्षक की सीखने की क्षमता के लिए वो परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में क्यों आते हैं। क्योंकि कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है, वो कम काम करना चाहते हैं, ट्यूशन द्वारा अधिक धन कमाना चाहते हैं। देखिए सारे नेगेटिव स्टेटमेंट है, डी वाले को लेना है, शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं। ठीक है, अब सीधी बात है कि इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट को ही लेना है हमने। ठीक है, शिक्षक छात्र के लिए पिता की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों ये भी जो क्वेश्चन है देखा जाए तो थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो शिक्षक छात्र के लिए दोस्तों देखा जाए तो सभी स्थिति में होता है, डी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें जो बेटर है वो मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, ये बेटर इसका ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी डी वाले ऑप्शन को इसमें ज़्यादातर लोग ने किया भी होगा टिक, और मेरे हिसाब से आयोग भी इसका आंसर डी ही देगा, लेकिन सी वाला ऑप्शन दोस्तों मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि
इन द पोजीशन ऑफ फ्रेंड एंड वेल विशर। ठीक है, तो हो सकता है दोस्तों कि पिता की स्थिति और माता की स्थिति दोनों ही बनती है, तो डी वाला ऑप्शन ज़्यादातर इसका करेक्ट बनता है। ठीक है, अगला देखेंगे, विद्यालय में छात्रों के भागने का कारण क्या है। देखो, रुचिकर कक्षा शिक्षण ना होना, छात्रों की शिक्षा में रुचि ना होना, छात्रों को दंड ना देना से तो भागेंगे नहीं। ठीक है, और अध्यापकों का समस्या के प्रति उदासीन होना। तो दोस्तों क्या हो सकता है इसका, देखिए अगर जो छात्र ज़्यादातर होते हैं, अगर उनको अध्यापकों का उनकी जो डिफरेंस है, मतलब समस्या है, उसके प्रति उदासीन होना, यही दोस्तों भागने का कारण है। इसमें सभी चीज़ आ जाती हैं। ठीक है, अब समस्या क्या हो सकती है कि भाई उसको कक्षा में समझ में नहीं आ रहा है, या कोई उसकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, या बगल का बच्चा परेशान करता है, या उसके अंदर कुछ मतलब क्या कहते हैं खाने की समस्या है, या पैसे नहीं है, कोई कई सारी समस्या हो सकती है, तो ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका डी वाला होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार है। अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको आपने बिल्कुल कक्षा में बिल्कुल इग्नोर कर रखा है, ठीक है, तो उसका दोस्तों कैसा हो सकता है, उसका जो व्यवहार है दोस्तों वो बिल्कुल क्या होगा, नेगेटिव व्यवहार हो सकता है। ठीक है, उत्साही तो नहीं होगा वो, क्रोधपूर्ण, देखिए क्रोधपूर्ण भी हो सकता है लेकिन वो नकारात्मक के अंदर ही आ जाता है, नेगेटिव होता है। भगोड़े जैसा वो भी हो सकता है, लेकिन मेनली ये सब नकारात्मक के अंदर आ जाता है। तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन क्या बनता है, नेगेटिव बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, अगर किसी छात्र को आपने बिल्कुल इग्नोर कर रखा है क्लास में, ठीक, तो वो नेगेटिव किसी भी सेंस में हो सकता है कि आप क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर ही ना दे वो, ठीक है, या बगल के छात्र से लड़ाई भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं। तो अगर आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे तो उसका जो बिहेवियर होगा हमेशा आपको नेगेटिव टाइप का ही दिखाई देगा। तो दोस्तों ये थे आज के 50 क्वेश्चन, और ये टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे दोस्तों। अभी हमने इसका सिर्फ एक पार्ट का सॉल्यूशन करवाया है, इसके बाद जल्दी मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन भी लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आजकल दोस्तों समय नहीं हो पाता है बिल्कुल भी। तो लेकिन फिर भी प्रयास ये है कि आपको जल्दी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। गुड बाय।